अब्दुल रहमान साहब अपने कीमती ख्यालात यहाँ पेश कर रहे थे और हम तमाम को जागृति प्रदान कर रहे थे। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अब मैं एक ऐसे मुकर्रिर को यहाँ पेश करने जा रहा हूँ जिसके अंदर से आपको अपने शहर अमरावती, अपने ज़िले अमरावती की खुशबू महसूस होंगी। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर उमर खालिद साहब XJNUSU प्रेसिडेंट से है। मैं आवाज़ देना चाहूँगा उमर खालिद साहब को कि यहाँ आए और अपने इनकलाबी ख्यालात यहाँ पेश करें और JNU के मशहूर मारूफ नारे भी यहाँ पर हमको सुनाएं जो आज पूरे मुल्क में इस आंदोलन की पहचान बन चुके हैं। और मैं यहाँ भी ये बताता चलूँ कि डॉक्टर उमर खालिद साहब हमारे फाजिल प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब के फर्जंद है और आपका पुश्तैनी वतन यही तलेगांव दसासर में है, इसी अमरावती ज़िले में है। ये अलग बात है कि फिलहाल वो दिल्ली में मुकीम है, लेकिन वो आज अपनी जड़ों से फिर दोबारा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से उनकी ये घर वापसी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर उमर खालिद साहब। और जो लोग पीछे उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जरा करीब करीब आ जाइए। 10 मिनट ये खिताब करेंगे, उसके बाद इलियास साहब को भी सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अजीजुल हसन साहब, इलियास साहब, अब्दुल रहमान साहब, सलीम साहब, कोलसे पाटिल साहब, मंच पे बैठे तमाम लोग और इस सभा में शामिल आप तमाम मेरे भाई, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे, आप सब लोगों को, आपके जज्बे को, इस सरकार, इस हुकूमत के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए जज्बे को मैं इस मंच से इनकलाबी सलाम पेश करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया कि अमरावती मेरा वतन है और आपने आज मुझको अपने घर वापस बुलाया है। घर वापसी कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस घर वापसी से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले घर वापसी से दिक्कत है और दिक्कत रहेगी। अभी जब अब्दुल रहमान साहब बात कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो वो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे और इसी तरीके से लड़के हमने इस देश में अंग्रेजों से आजादी पाई है। वो वक्त था जब हम गोरों से लड़े थे और जब हम गोरों से लड़े थे, जो आज के हुक्मरान हैं, जो उनके पूर्वज थे, वो हमसे हमारे पूर्वजों का हिसाब मांगते हैं, तो उनसे उनके पूर्वजों का भी हिसाब मांगना जरूरी है। तो RSS, हिंदू महासभा, इनके जो पूर्वज थे, उस समय वो उन गोरों की दलाली कर रहे थे। जब हिंदुस्तान की आवाम कुर्बानी दे रही थी, जलियांवाला बाग से लेके तमाम जगहों पे अंग्रेजी हुकूमत गोलियां चला रही थी, आजादी के लिए लड़ने वाले मतवालों को जेल में बंद कर रही थी, तो उस समय इनके पूर्वज अंग्रेजों से दलाली कर रहे थे। तो आज हम इनको बताना चाहते हैं कि उस समय हमने सिविल लाफरमानी गोरों से करी थी और आज 2020 में चोरों से करेंगे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो वो इस देश की आवाम चल रही है, और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। मैं शाहीन बाग से बस 10 मिनट दूर रहता हूं। आज से 2 महीने पहले शाहीन बाग के बारे में हमारे इलाके से बाहर किसी को उस इलाके का नाम नहीं पता था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमको मौका दिया और आज हमारा शाहीन बाग पूरे देश में जाना जाता है, और शाहीन बाग ने जो रास्ता दिखाया है उसके चलते पूरा देश एक बाग बन गया है और आज हम इस बाग में बाहर लेकर आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन औरतों का, उन माओं का, उन बहनों का, उन नानियों का, उन दादियों का, कि पिछले 2 महीने में जब जुल्म की इंतहा हुई, जब ये एहतजाज शुरू हुआ, और सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू हुआ 15 दिसंबर
कि वो दर्दनाक रात जब जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने घुस के लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को मारा, पीटा, टेयर गैस चलाई, कुछ लोगों के हाथ टूटे, एक छात्र की आंख हमेशा के लिए चली गई, पूरे इलाके में डर का माहौल था। एक बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे उस रात, वो उस बंदूक को बोलते हैं स्टन ग्रेनेड। वो जब बंदूक चलती है तो बहुत जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है कि धमाका हो रहा है, ऐसा लगता है कि बम फट रहा है। तो उस दिन वो स्टन ग्रेनेड चला रहे थे और पूरे इलाके में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे बम फट रहे हो। पूरे इलाके में टेयर गैस फैल चुकी थी कि अगर आप 2 किलोमीटर दूर भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से और अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकलने लगते थे, इतना आंसू गैस छोड़ा था। उस टन ग्रेनेड के धमाकों से, उनके आंसू गैस की गोलों से पूरे इलाके में एक आतंक का माहौल था। वो इलाका रात के 11-12 बजे तक लोग सड़कों पर रहते हैं, लेकिन उस रात 7 बजे पूरा इलाका वीरान हो गया था, लोग घरों में मौजूद थे। हम कुछ लोग जब वहां पुलिस स्टेशन गए ये बोलने के लिए, पुलिस से ये रिक्वेस्ट करने के लिए, दरखास्त करने के लिए कि आप आइए और प्लीज इस पूरे कहर को रोकिए, तो पुलिस स्टेशन ने बाहर अपना दरवाजा बंद कर दिया और हमको सुनने से इनकार कर दिया। उस डर के माहौल में, उस आतंक के माहौल में अगर किसी ने हिम्मत करी बाहर निकलने की तो उसी रात वो शाहीन बाग की दादियों ने करी और जाके उस हाईवे का चक्का जाम किया, हमको रास्ता दिखाया। जितना शुक्रिया अदा करा जाए उन औरतों का, उन नानियों का, उन दादियों का, वो कम है। उन्होंने कोशिश करी पिछले 2 महीने में शाहीन बाग को डराने की, शाहीन बाग को दबाने की, शाहीन बाग को बदनाम करने की, लेकिन उन्होंने जितनी शाहीन बाग को दबाने की कोशिश करी उतना ही ज्यादा शाहीन बाग उभर कर आया और देश के हर कोने में आज एक शाहीन बाग खड़ा हो चुका है। वो नहीं दबा सकते। कल तक बोल रहे थे जितना एहतजाज करना है कर लो, हमारे गृह मंत्री, जितना एहतजाज करना है कर लो, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और अभी 4 दिन पहले बयान आया कि मैं 3 दिन का समय लेता हूं, 3 दिन बाद मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जो बात कर रहे थे कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अगर आज वो बोल रहे हैं कि वो हमसे बात करने को तैयार है, तो इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है, अगर ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो वो शाहीन बाग की औरतों की वजह से आया है। शाहीन बाग की नानियों ने बोला बहुत अच्छी बात है, बात करने को तैयार है, हम तो बात ही करना चाहते हैं पिछले 2 महीने से। तो शाहीन बाग की औरतों ने बोला अब कोई एक इंसान बात करने नहीं आएगा, क्योंकि इस आंदोलन का कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक तंजीम इसको नहीं चला रही, कोई एक पार्टी इसको नहीं चला रही। ये आंदोलन, ये एहतजाज आवाम का एहतजाज है और सारी की सारी आवाम अमित शाह के घर बात करने जाएगी। शाहीन बाग से वो चल पड़े, हजारों लोग, हम जा रहे हैं गृह मंत्री के घर पे बात करने के लिए। अमित शाह, गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस इतना घबरा गया कि उनको शाहीन बाग में ही रोक दिया, बात करने से इनकार कर दिया। ये बात करने की बात ये सरकार की तरफ से एक और जुमला था। जब से ये उनका बयान आया, कई लोगों ने लिखा कि अमित शाह साहब आइए, आपने बात करने की बात करी, एक लोकतंत्र बात करने से चलता है, हम स्वीकार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको सीए, एनआरसी, एनपीआर के बारे में बता के हम आपको लाइन में लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने एक भी इंसान का जवाब नहीं दिया। ये क्या दिखाता है? वो बात करना नहीं चाहते। ये क्या दिखाता है? वो गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद शायद एक ड्रामा वो करें, हमारे बीच में जो इनके कुछ दलाल हैं, इनके कुछ नुमाइंदे हैं, उन लोगों को टीवी स्टूडियो लेके जाएंगे और अपने ही टीवी स्टूडियो में अपने लोगों को बैठा के पूरा मैच फिक्सिंग करके बात करने का ढोंग करेंगे। हम उनको बताना चाहते हैं यहां से, अगर आपको बात करनी है तो हम अब आपके घर नहीं आएंगे, आपको शाहीन बाग आना पड़ेगा, आपको सब्जी बाग आना पड़ेगा, आपको बिलाल बाग आना पड़ेगा, आपको मोती बाग आना पड़ेगा, आपको केरल के शाहीन बाग आना पड़ेगा, महाराष्ट्र के अंदर जो 20 से ऊपर शाहीन बाग चल रहे हैं, हर एक शाहीन बाग में आना पड़ेगा। अब हम गृह मंत्री से बोलते हैं, आओ कभी हवेली पे, आओ हमारी हवेली पे। अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि सरकार से अहिंसा के साथ नॉन कोऑपरेशन करना हमको गांधी जी ने सिखाया है।
और जब गांधी जी ने पहली बार नॉन कॉपरेशन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया था 1919-1920 में, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अगर एक इंस्टीट्यूट निकल कर आया था, एक पहली एजुकेशन की कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी निकल कर आई थी, तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया थी। उस समय महात्मा गांधी का कॉल था कि अंग्रेजी हुकूमत के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का बहिष्कार कीजिए और हिंदुस्तान के अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाइए जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े। और पहली यूनिवर्सिटी अगर कोई बनकर आई थी तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया थी। आज उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे लाठियां चलाई जा रही हैं, कभी गोलियां चलाई जा रही हैं, बदनाम किया जा रहा है, उसको देशद्रोह का अड्डा बताया जा रहा है, वहां के छात्रों को गद्दार बताया जा रहा है। हम इनको इतिहास बताना चाहते हैं। जब आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टीचर, यहां तक के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, जेलों के अंदर बंद थे और कभी आपके पूर्वजों की तरह माफी मांग के बाहर नहीं आए। अंतिम दम तक वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़े थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इतिहास, हमारा इतिहास देश के लिए कुर्बानी देने का इतिहास है। हमारा इतिहास देश की आजादी के लिए लड़ने का इतिहास है। और अगर इस आजादी पे जो आजादी जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी और देश के वो तमाम लोग जिन्होंने देश की बुनियाद रखी, हमारा संविधान को बनाया, अगर उस संविधान पे अगर हमारी देश पे आज आएगी तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह आज हम अपनी आजादी को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। अगर लाठियां बरसानी है तो बरसाइए, गोलियां चलानी है तो चलाइए, जेल में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। महात्मा गांधी की बात हो रही है। 2019 जिस साल ये कानून आया, ये काला कानून आया, वो महात्मा गांधी का, उनके जन्म दिवस का 150वां साल था। और हमारा देश एक ऐसा देश बना कि जिसको हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, जिसको हम बापू बोलते हैं, उसके हत्यारे को, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, गोडसे को देशभक्त बोलने वाले इंसान को महात्मा गांधी के 150वें सालगिरह के दिन, 150वें सालगिरह के साल, उस इंसान को हमने देश की संसद में भेजा। और उन लोगों ने जो गोडसे प्रेमी है, हमारे संसद का इस्तेमाल करके महात्मा गांधी का जो विजन था, जो कल्पना थी भारत को बनाने की, उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी है। तो अगर आपने कोशिश करी है तो हम महात्मा गांधी की कसम खाते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि आपको हराना। 2019 में आप सीए लेकर आए होंगे, लेकिन 2020 में हम सीए को खत्म करेंगे। इस देश को बंटने नहीं देंगे। आप जितना बांटना चाहें, हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। बहुत कुछ और हुआ है इस पिछले 2 महीने में। एक तरफ वो देश को बांट रहे हैं और हम तमाम लोग इसमें बिजी हैं कि देश को कैसे बचाया जाए, लेकिन इस बीच में वो देश को बेच भी रहे हैं। एक पूरा बजट निकल गया, उस बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई। LIC जिसे जीवन बीमा मिलती थी, उसका निजीकरण शुरू हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। रेलवे को बेच रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट काट दिया, उस पर चर्चा नहीं हुई। फूड सिक्योरिटी का बजट काट दिया, उस पर चर्चा नहीं हुई। ये देश के लोग भूखे हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, जो कुपोषण का शिकार बनते हैं और कुपोषण के चलते मर जाते हैं, पूरी दुनिया में अगर कोई देश है जिसमें सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा देश। देश में इतने सारे लोग अभी भी भूखे सो रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, मतलब दुनिया में भूखमरी के इंडेक्स में 119 देशों में 102वां स्थान हिंदुस्तान का है। हमें जरूरत थी कि भूख से लड़े,
हमें जरूरत थी कि बेरोजगारी से लड़े, हमें जरूरत थी कि महंगाई से लड़े, लेकिन वो देश को बांटना चाह रहे हैं। वादे कर आए थे अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब तो उन वादों को देख के लगता है कि अगर किसी ने उन वादों का विश्वास किया था तो उस इंसान के लिए मुझे वो नुसरत फतेह अली खान का वो गाना याद आता है, अगर किसी ने नरेंद्र मोदी के विकास के वादों का भरोसा किया तो मुझे उसके लिए वही गाना याद आता है कि सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये विकास पुरुष नहीं है, ये विकास करने नहीं आया था, इसने गुजरात में भी कोई विकास नहीं किया था, ये विनाश पुरुष है। इसने पहले गुजरात का विनाश किया, अब ये देश का विनाश करना चाहता है। अभी गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा जोकर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री का बहुत खास दोस्त। कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा अच्छा मौका है, अगले साल अमेरिका में चुनाव है, इस्तेमाल कर लेते हैं। और जितने हिंदुस्तानी यहाँ रहते हैं उनको एक स्टेडियम भर के बुला लिया और अपना चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी से कराया। पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में हुआ। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, काम तो करते नहीं है, बस चुनाव प्रचार से चुनाव प्रचार तक घूमते रहते हैं। पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ। नरेंद्र मोदी बोलते हैं जो कुछ 70 साल में नहीं हुआ मैंने करके दिखा दिया। तो सही बात है, पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर चुनाव का प्रचार कर रहा था किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो वहां डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते करते उन्होंने बोला कि आपको हिंदुस्तान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में सब बढ़िया है, हिंदुस्तान में सब अच्छा है, हिंदुस्तान में सब चंगासी। अब उनके मित्र अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान वो 24 तारीख को अहमदाबाद में निकलेंगे। तो अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत के लिए वहां की चुग्गी झोपड़ियों को छुपाया जा रहा है, करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं वहां की चुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए। गुजरात जहां की विकास की बात होती थी, ये बोला जाता था कि गुजरात का विकास जापान और चीन जैसा विकास हो गया है। आज उस गुजरात की सच्चाई ऐसी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी शर्म आती है अपने गुजरात के विकास के बारे में कि वो झुग्गी झोपड़ियों को छुपा रहे हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह ना पता चल जाए कि हिंदुस्तान में सब चंगासी नहीं है, हिंदुस्तान में मोदी नंगासी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं। कभी मायूस मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने 50 दिन में कुछ नहीं पाया है, ये मत सोचिएगा कि सरकार अभी एनआरसी एनपीआर को वापस नहीं कर पाई है। इन 50 दिनों में अगर हमने कुछ पाया है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने जज्बा पाया है। पिछले 5.5 साल से कई जुल्म किए हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर, कई जुल्म किए हिंदुस्तान की अक़लियतों के ऊपर, कई जुल्म किए हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। मॉब लिंचिंग इतनी आम बात हो गई थी कि जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती उसको भी लिंचिंग शब्द का मतलब पता चल गया था। कभी अखलाक, कभी पहलू खान, कभी तबरेज अंसारी, लंबी फहरिस्त है। जो लोग लिंचिंग करते थे सरकार के मंत्री जाके उनको माला पहनाते थे, लेकिन जिसकी लिंचिंग होती थी उसके साथ जाके कोई खड़ा नहीं होता था। हम तमाम लोग भी आवाज नहीं निकालते थे, हम तमाम लोग भी सड़कों पर निकल के नहीं आते थे। हमको डर लगता था कि जो अखलाक के साथ हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जब 370 कश्मीर से हटाया तो कोई इनका विरोध नहीं हुआ। जब अयोध्या का जजमेंट आया तो किसी ने उस जजमेंट का विरोध नहीं किया। ये अहंकार में इतना डूब गए कि इनको लगा हिंदुस्तान की आवाम को हमने इतना डरा दिया है कि वो हमारा मुखालफत कभी नहीं करेगी। आज हमने बताया है कि पिछले 2 महीने में तुमने जुल्म की इंतहा करके, तुमने डरा डरा के हमारे दिलों से हमारा डर खत्म कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ये है। और अगर आवाम का
दिल से डर निकल जाए तो सरकार को डरने की जरूरत है, क्योंकि सरकार से अवाम को डरने की जरूरत नहीं है, अवाम से सरकार को डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वोटों से इन्होंने सरकार बनाई है। अगर हमसे ये है तो कल हम चाहें तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं, और ये चेतावनी देना चाहते हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए कि हमारे वोटों से सरकार बनाई और फिर हमसे बोलते हैं कि तुम नागरिकता साबित करो। तुम हो कौन? हमारे वोटों से तुम सत्ता में बैठे हो, तुम हमसे हो, हमसे तुम नहीं है। हमसे तुम हमसे हो, तुम हमसे हमारी नागरिकता का सवाल नहीं उठा सकते। और अगर तुमने नागरिकता के सवाल उठाई, अगर तुमने संविधान से बाहर जाने की कोशिश करी, अगर तुमने औकात से बाहर निकलने की कोशिश करी, तो जैसे हमारी दादियां शाहीन बाग की तुम्हें औकात पे ला रही है, तुमसे वादा रहा तुम्हें औकात पे लाएंगे। और अमित शाह जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं, तो उनको भी एक क्रोनोलॉजी समझा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सीएए जाएगा, उसके बाद एनपीआर जाएगा, उसके बाद एनआरसी जाएगा, और उसके बाद ये लोग सत्ता से जाएंगे। आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ते रहिए, जज्बा बनाए रखिए, जीत हमारी होगी, जीत महात्मा गांधी की होगी। गोडसेवादी पहले भी हारे थे, आज भी हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।